गुड मॉर्निंग। ठीक है। बताइए भाई, कैसे हो आप लोग? बस बढ़िया। हाँ, ठीक है। तो कल हम लोग ने डिस्कस किया था रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप, है ना? तो इसमें अगर किसी के डाउट्स हैं तो बताइए। एक्सरसाइज सॉल्व करी होगी आप लोग ने, सिंसियर बच्चे हो लोग। तो उसमें अगर डाउट्स हैं तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। सर एट। क्या बोल रहे हो? फिफ्थ? एट एट। एट्थ? ओके। सो रेशियो, प्रोपोर्शन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8। In a rare coin collection, there is one gold coin for every three non-gold coins. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉइन कलेक्शन में गोल्ड कॉइन्स भी है एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स भी है, मतलब बाकी मेटल्स के कॉइन्स भी हो सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, ये सब। राइट? तो इस कलेक्शन में देर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी थ्री नॉन गोल्ड कॉइन्स। तो आप अगर रेशियो देखो गोल्ड कॉइन्स एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स का, सो दैट इज 1:3। वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी थ्री नॉन गोल्ड कॉइन्स, ये मीनिंग है इसका। ठीक है। 10 more gold coins are added to the collection and the ratio of gold coins to non-gold coins would be 1:2। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि गोल्ड कॉइन एंड नॉन गोल्ड कॉइन का रेशियो अगर 1:3 है, तो इनका नंबर अज्यूम कर लें आप। तो नंबर आप ले सकते हैं x एंड 3x। फाइन। तो ये इसका नंबर आपने अज्यूम कर लिया, तो रेशियो 1:3 मेंटेन हो गया। नाउ क्वेश्चन सेज इफ 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू दिस कलेक्शन, तो गोल्ड कॉइन्स का नंबर क्या हो जाएगा? x+10। नॉन गोल्ड कॉइन्स तो 3x ही रहेगा। नाउ दिस रेशियो x+10 and 3x, this new ratio is 1/2। ये 1/2 है। ठीक है। सो क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन दिस कलेक्शन नाउ बिकम्स। तो आपको बेसिकली x की वैल्यू बतानी है। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ x, देन यू नो द वैल्यू ऑफ 3x एंड देन यू नो द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। तो ये सॉल्व करके वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x। तो 2x+20 दैट विल बी इक्वल टू 3x। तो x इज 20। ठीक है। तो x अगर 20 हो गया तो ये हो गया 30 नंबर और ये हो गया 60। तो टोटल टोटल नंबर हो गया 90। ठीक है। Okay. कोई भी डाउट है? तो ये तो हम कर सकते हैं, इसको ऑप्शंस यूज करके भी आप कर सकते हो। राइट? ऑप्शंस यूज करके कैसे करेंगे? वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आफ्टर एडिंग 10 कॉइन्स। तो आफ्टर एडिंग 10 कॉइन्स द रेशियो ऑफ नॉन गोल्ड एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स इज 1/2। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन हम कंसिडर करें कि ये सही है, तो 90 इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, जिसमें से गोल्ड कॉइन्स कितने हैं, नॉन गोल्ड कॉइन्स कितने हैं, दे आर इन द रेशियो 1:2। तो ये 30 एंड ये 60 होगा। यू कैन इजीली स्प्लिट 90 इन द रेशियो ऑफ 1:2, है ना? तो 30 गोल्ड कॉइन्स हो गए एंड 60 नॉन गोल्ड कॉइन्स हो गए। अगर इसमें 10 गोल्ड कॉइन्स ऐड जो किए थे वो हटा दे, तो 20 रह जाएंगे गोल्ड कॉइन्स। तो गोल्ड कॉइन्स एंड नॉन गोल्ड कॉइन्स का रेशियो 1/3 हो जाएगा, जो कि पुराना आंसर है, पुराना रेशियो है। वन कॉइन, वन गोल्ड कॉइन फॉर थ्री नॉन गोल्ड कॉइन्स। ठीक है। तो सारे कंडीशंस मैच हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शंस यूज करके भी सॉल्व किया जा सकता है। कोई भी डाउट है? इसमें कोई डाउट है? 40, 42। क्वेश्चन 42।
3 years hence a boy's age will be 4 times the square of what it was 11 years ago. What is the present age of the boy? तो देखिए इसमें 3 अलग अलग टाइम स्टेम्स की बात हो रही है. 3 years hence मतलब अब से 3 years के बाद, राइट? देन 11 years ago एंड द करंट एज, प्रेजेंट एज. तो 3 अलग अलग टाइम स्टेम्स की बात हो रही है. तो लेट अस मेक 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. तो एक बच्चा है जिसकी प्रेजेंट एज आपको बतानी है, तो आप अज्यूम कर लेंगे उसकी प्रेजेंट एज x है. 3 years hence this will be x plus 3 and 11 years ago this was x minus 11. ठीक है. So question says the boy's 3 years hence the boy's age will be 4 times the square of what it was 11 years ago. तो ये जो फर्स्ट लाइन है बस इस लाइन को मैथमेटिकली प्रेजेंट कर दो. 3 years hence है x plus 3, that will be equal to क्या, that will be equal to what? 4 times the square of what it was 11 years ago. तो 11 years ago it was this much, इसका स्क्वायर और इसका भी 4 times. So these two numbers should be equal. ठीक है. तो ऐसा करने से x का वैल्यू आपको मिल जाएगा. So question is what is the present age of the boy? तो आपको ये सॉल्व करके वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आ जाएगा. बट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो इफ वी अज्यूम कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो अगर x 18 है तो ये साइड हो गया 21. 21 तो नहीं आ सकता अगर आप कोई भी नंबर में 4 मल्टीप्लाई करें तो, राइट? सो दैट वे वी कैन से ये तो रॉन्ग होगा. क्लियर है? तो 13 चेक करें. तो इफ x 13 है तो ये 16 हो जाएगा टोटल x प्लस 3. 13 माइनस 11 ये 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 इंटू 4 करें तो 16 आ जाएगा. तो बोथ साइड्स विल बी इक्वल, हेंस बी विल बी करेक्ट. क्लियर है बात? तो ऐसे ऑप्शन यूज करके आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो. क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व हो जाएगा. इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो देयर विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप फिर स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं. बट हमें टाइम सेव करना है. तो x प्लस 3 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 121 माइनस 22x ऐसा होगा. फिर आप सब मूवमेंट्स वगैरह करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा बट दिस विल टेक लेसर टाइम. समझ आ रहा है क्या? कोई भी डाउट है? और कोई डाउट? Sir, 10th. 10th. 10 37 37. A person reads 20 books, each having the same number of pages completely in 25 days at the rate of 80 pages per day. ठीक है. तो 80 पेजेस पर डे के हिसाब से वो 25 डेज में बुक्स पढ़ता है. ठीक है. ओके. The number of days he takes to read such books varies directly as the number of books he reads when his reading rate is constant, and inversely as his reading rate in pages per day when the number of books he reads is constant. How many more such books can he read in 150 days reading 20 pages per day? तो ये तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं. अगर 80 पेजेस पर डे के हिसाब से वो 25 डेज तक पढ़ाई करता है तो टोटल कितने पेजेस उसने पढ़ लिए? नंबर ऑफ पेजेस 80 इंटू 25, राइट? तो 2000 आएगा. नंबर ऑफ पेजेस इतना होगा, राइट? नाउ क्वेश्चन सेज दैट दिस 2000 पेजेस आर इक्विवेलेंट टू 20 बुक्स. तो नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक
कितना हो गया? 2000 पेजेस है टोटल, विच आर स्प्रेड ओवर 20 बुक्स, तो आंसर आ गया 100। तो 100 पेज की एक बुक वो डेली पढ़ता है, मतलब 100 पेजेस की बुक्स वो पढ़ रहा है। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, अब बीच में ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो आप नहीं भी यूज करो तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन सेज हाउ मेनी मोर सच बुक्स कैन ही रीड इन 150 डेज, रीडिंग 20 पेजेस पर डे। तो 150 डेज में 20 पेजेस पर डे के हिसाब से कितने पेजेस पढ़ पाएगा वो? 150 इंटू 20, दैट विल बी 3000, है ना? तो पहले वो 2000 पेजेस पढ़ रहा था, अभी 3000 पेजेस पढ़ रहा था, तो कितने पेजेस एक्स्ट्रा? 1000 पेजेस। 1000 पेजेस एक्स्ट्रा मतलब कितने बुक्स एक्स्ट्रा? एक बुक के 100 पेजेस हैं, तो कितने बुक्स हो गए एक्स्ट्रा? 10 बुक्स, राइट? सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर सच बुक्स कैन ही रीड? तो 10 मोर बुक्स, राइट? तो ऑप्शन डी क्लियर है? कोई भी डाउट है? 37, फिर 10th। हाँ, 10th। Three numbers are in this ratio. The difference between the greatest and the smallest numbers is 36. What are the numbers? तो देखिए ये नंबर्स हैं ए बी सी, इन लोग का रेशियो गिवन है 1/2, 2/3, 3/4, राइट? तो रेशियो को आप, ये जो तीन रेशियोज फ्रैक्शन के फॉर्म में है, आप इसको होल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई ऑल दीज रेशियोज विथ 12, अगर आप इन सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 क्यों आया? 2, 3 एंड 4 का एलसीएम है 12, राइट? सो इफ वी मल्टीप्लाई 12 टू ऑल दीज, तो ये होगा 6, ये होगा 8 एंड ये होगा 9। तो ये तीन नंबर्स ए बी सी का रेशियो 6, 8 एंड 9 हो गया। नाउ क्वेश्चन सेज इफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स इज 36, तो इनमें ग्रेटेस्ट 9 के करस्पॉन्डिंग नंबर होगा और स्मॉलेस्ट 6 के करस्पॉन्डिंग नंबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का रेशियो डिफरेंस अगर 36 है, तो व्हाट आर द नंबर्स? तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर 6, 8, 9 रेशियो है, सो द नंबर्स आर 6x, 8x एंड 9x। ये तीन नंबर्स हो गए। इसका और इसका डिफरेंस 9x एंड 6x का डिफरेंस है 36। सो 3x अगर 36 है तो x का वैल्यू आएगा 12, राइट? x अगर 12 है तो नंबर्स क्या हो गए? 12 इंटू 6, ये 72, ये 96 एंड ये 108। तो 72, 96, 108 ये नंबर्स हो गए। ठीक है, कोई भी डाउट है बताइए। 36। 36, a b c d and e are positive quantities. A varies directly with b square. A varies directly with b square when c d e are constant. B varies inversely with c power 3/2. B varies inversely with c power 3/2. तो इनवर्सली को हम ऐसा करते हैं 1 अपॉन करके, 1/c⁻³ c varies directly with d square। ठीक है, c varies directly with e⁻8/3। If each of B, C, D, E double the ratio of the old to the new value of A,
ठीक है, तो आपको ए का वैल्यूज बताने हैं व्हेन बी सी डी ई आर चेंज्ड। तो हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें ए एक तरफ हो और बाकी सारे दूसरी तरफ हो, है ना। ऐसा एक्सप्रेशन अगर हम जुगाड़ पाए तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ए के सामने बी स्क्वायर है, तो देखिए अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे सी पावर 3/2 है। पहले तो इन दोनों को क्लब कर लेते हैं। सी वेरीज डायरेक्टली विद बोथ ऑफ देम, डी एंड ई, राइट। तो आई कैन से इन दोनों को कंबाइन करके सी वेरीज एज डी स्क्वायर एंड ई पावर 8/3, है ना। दोनों को हमने एक साथ क्लब कर लिया। कोई डाउट यहां तक? अब ये यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो इसको भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो दिस बिकम्स बी स्क्वायर एंड दिस विल बी सी क्यूब। ये सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सी क्यूब है तो इसको भी मैं सी क्यूब कर देता हूँ। सो दिस बिकम्स सी क्यूब, दैट विल बी डी पावर 6 एंड ई पावर 8। इसका भी क्यूब किया तो 2 पावर 3 6 हो गया, मतलब 2 इंटू 3 6 हो गया, एंड 8/3 इंटू 3 ये 8 हो गया, राइट। सो इफ वी क्लब ऑल ऑफ देम, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए इसके सामने बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर के सामने इधर सी क्यूब है, एंड सी क्यूब के साथ यहाँ पे D6 एंड E8 है। तो सी क्यूब के सामने इधर आ जाएगा D6 एंड E8। सो दैट इज हाउ वी कैन क्लब देम। समझ आ रहा है क्या? कोई भी डाउट है बताइए। तो जितने भी यहाँ पे कॉम्बिनेशंस गिवन है, ए इसके साथ वेरी होता है, बी इसके साथ वेरी होता है, वो सबके सब आ गए। तो आप देखिए, ए वेरी डायरेक्टली विद बी स्क्वायर, तो वो इधर आ गया, राइट। देन बी वेरीज इनवर्सली विद सी पावर 3/2। तो बी अगर 3/2 के साथ वेरी करता है सी पावर, तो बी स्क्वायर सी क्यूब के साथ वेरी करेगा इनवर्सली, तो वो भी आ गया, राइट। एंड देन सी वेरीज डायरेक्टली विद डी स्क्वायर एंड ई पावर 8/3। तो सी का वेरिएशन डी स्क्वायर एंड ई पावर 8/3 के साथ डायरेक्ट आ गया। तो ऑल ए बी सी डी आर क्लब्ड इन वन एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी डाउट है बताइए। यहां तक समझ आ रहा है क्या सभी को? बताओ, क्लियर है? सो व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज, ये सी क्यूब को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो ए बिकम्स बी स्क्वायर सी क्यूब D6 E8। ये ए का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। सी क्यूब को भी अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज, इफ ऑल बी सी डी ई डबल, लास्ट लाइन अगर आप पढ़ो अब क्वेश्चन की, इफ ऑल बी सी डी ई डबल, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ओल्ड टू न्यू वैल्यूज ऑफ ए। तो अगर बी सी डी सारी डबल हो गए, तो ए की ओल्ड वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, उनका रेशियो बताना है, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले बी सी डी सारे 1 थे, बाद में 2 हो गए, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ ए वाज A1 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ ए इज A2। तो अगर ये पहले सारे 1 थे तो ये 1 हो गया, बाद में एक सभी 2 हैं तो ये 2 स्क्वायर 2 क्यूब, एंड नीचे 2 पावर 6 एंड 2 पावर 8, ये हो गया। तो व्हाट विल बी द क्या रेशियो, ये 2 क्यूब है, तो ये हुआ 2 पावर 5, 2 पावर 5 से 2 पावर 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो दिस इज 2 पावर 9, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा A1/A2 इज 2 पावर 9। क्लियर है? तो आंसर इज बी। कोई भी डाउट है, कुछ रिपीट करना है बोलो। तो A1 एंड A2 का रेशियो 2 पावर 9 आ जाएगा। क्लियर है क्या? इसके अलावा कोई और डाउट? Sir, 28. 28। Out of 120 applicants for a post, 70 are male and 80 have driver's license. Okay. What is the ratio between the minimum to maximum number of males having driver's license?
तो देखिए एक कोई जॉब पोस्टिंग के लिए 120 एप्लीकेशंस आए, राइट। इस 120 एप्लीकेशंस में 70 मेल्स हैं, तो वी कैन से बाकी 50 फीमेल्स हैं, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दीज 120 80 हैव ड्राइवर्स लाइसेंस। तो अब ये 80 जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है उसमें कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं ये हमें नहीं बताया गया, क्लियर है। तो हम लोग को पूछा गया कि व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर्स लाइसेंस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइवर्स लाइसेंस। तो ये नंबर अब आपको ही हिसाब लगाना है। सो व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स विद ड्राइवर्स लाइसेंस। तो मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? टोटल अगर 80 है, 80 पर्सन है विद डीएल, तो ऐसा पॉसिबल है कि जो 70 मेल एप्लीकेंट्स हैं वो सबके सब ड्राइवर लाइसेंस होल्डर्स हो, ऐसा पॉसिबल है, क्लियर है बात। तो वी कैन से मैक्सिमम नंबर कैन बी 70 और बाकी 10 फीमेल्स हैं वो ड्राइवर लाइसेंस होल्डर्स हैं, क्लियर है बात। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल ड्राइवर्स लाइसेंस वाले कितने हैं, तो 70 हो सकते हैं, क्लियर है बात। इफ वी टॉक अबाउट द अदर एक्सट्रीम, मिनिमम नंबर कितना होगा? मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स विद डीएल। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स अगर आपको पता लगाना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो दूसरा ग्रुप है उनको सभी को डीएल दे दो, है ना। तो 50 फीमेल्स हैं, तो वी कैन थिंक कि ऑल दीज 50 फीमेल्स हैव ड्राइवर्स लाइसेंस। तो अगर इनके सभी के पास ड्राइवर्स लाइसेंस है और टोटल 80 ड्राइवर लाइसेंस वाले लोग हैं, तो बाकी 30 तो अब यहीं से आने पड़ेंगे, और तो कोई है ही नहीं, क्लियर है बात। सो मैक्सिमम 70 हो सकते हैं मेल्स विद ड्राइवर्स लाइसेंस एंड मिनिमम 30 मेल्स विद ड्राइवर्स लाइसेंस हो सकते हैं। इसमें किसी का डाउट है तो बताइए। सो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स विद ड्राइवर लाइसेंस, मिनिमम टू मैक्सिमम बताना है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम मतलब 30 एंड 70 का रेशियो। तो 30 एंड 70 का रेशियो इज 3/7, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है? क्या? ये A1 और A2 का रेशियो कैसे आया? देखो क्वेश्चन में लिखा था इफ बी सी डी ई डबल, इनकी जो भी वैल्यू थी अगर अपने उसका डबल कर दें तो ए की कुछ नई वैल्यू आएगी, बिकॉज ए इज दिस मच इन टर्म्स ऑफ बी सी डी ई, है ना। तो इन बी सी डी ई की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो उसकी वजह से ए की कुछ वैल्यू है। अगर बी सी डी सभी की वैल्यू डबल हो जाए तो उसकी वजह से ए की वैल्यू कितनी होगी? तो इनिशियल वैल्यू ऑफ ए विच इज A1 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ ए विच इज A2, इस दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि इनिशियल वैल्यू ऑफ बी सी डी सभी का 1 था। तो अगर बी सी डी सारी वैल्यूज 1 है तो ये 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 पावर 6 एंड 1 पावर 8, राइट। ये सभी को क्लब करके सिर्फ 1 आया आंसर। यहां तक समझ आ रहे हैं? फिर सेकंड सिनेरियो में A2 फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इन सारे बी सी डी की वैल्यूज को डबल कर दिया। तो पहले 1 था तो अभी डबल होकर कितना होगा, 2 होगा। तो बी 2 हो गया तो 2 स्क्वायर, सी 2 हो गया तो 2 क्यूब, डी 2 हो गया तो 2 पावर 6 एंड ई 2 हो गया तो 2 पावर 8। ये ऊपर है 2 पावर 5, 2 पावर 5 से 2 पावर 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। फिर ये 2 और ये 2 पावर 8 हो गया 2 पावर 9, जो यहाँ चला गया। तो A1 एंड A2 का रेशियो आ गया 2 पावर 9, ठीक है। कोई भी डाउट है, रिपीट करना है कुछ बताइए। इसके अलावा कोई और डाउट है? नहीं, ठीक है।
ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कल कल ये कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, तो इसकी प्रैक्टिस हो नहीं पाई और आज डाउट्स भी किसी ने नहीं पूछे, तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस पार्टनरशिप के सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। छोड़ छोड़, आपको अभी नहीं, अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो समझ आ जाएगा। तो देखो, इसमें ये नंबर बताया नहीं है कि कितने लोग तीनों फ्रूट्स पसंद करते हैं। ठीक है, तो तीनों फ्रूट्स पसंद करने वाले लोगों का नंबर हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि टोल नंबर 0 हो, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि वो नंबर 12, 15 एंड तो 12 हो। 12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो दीज पीपल हु लाइक एप्पल एंड बनाना, ऐसा हो सकता है कि दे आर ऑल्सो दोज पीपल हु लाइक एप्पल बनाना एंड ग्रेप्स। ठीक है, तो वो दो एक्सट्रीम्स लेके सॉल्व करेंगे तो मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो तीनों लाइक करने वाले लोगों का नंबर 0 ले लो, और दूसरे बार तीनों लाइक करने वाले लोगों का नंबर 12 ले लो। हम्म, हाँ हाँ, तो सुना था। कल आया था साइंस वालों को। कल तो फिर कैसा हो गया साइंस वालों को, कैसा हुआ फिट? तो कैसा हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए स्टार्टेड अ बिजनेस, तो आंसर इज 4। ठीक है, क्वेश्चन इसके कितने मंथ्स के बाद बी ने ए का बिजनेस ज्वाइन किया था। तो इनिशियली देयर वाज नो पार्टनरशिप, ए ने ही अकेले बिजनेस चालू किया। ए इन्वेस्टेड ₹6,000, तो ये उसका इन्वेस्टमेंट है, एंड बी वाज नॉट देयर इनिशियली। ठीक है, बी ने बाद में बिजनेस ज्वाइन किया एंड ही इन्वेस्टेड ₹9,000। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज, इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज डिवाइडेड इक्वली, तो एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस वाज रन फॉर अ ईयर बाय ए, एंड इट बी वाज इन दिस बिजनेस फॉर अ टाइम दैट वाज लेसर देन अ ईयर, है ना। तो टाइम इन्वेस्टेड बाय बोथ कितना है? ए के लिए इट इज 12 मंथ्स एंड बी के लिए इट इज लेट अस से x मंथ्स। ऐसा होगा, है ना। बी के लिए इट इज x विच इज लेस देन 12, बिकॉज बी ने तो बाद में बिजनेस ज्वाइन किया था। तो अभी जब आप इन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कैलकुलेट करते हो, तो यू लुक एट बोथ, उनका इन्वेस्टमेंट कितना है इन टर्म्स ऑफ मनी, और इनका इन्वेस्टमेंट कितना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। दोनों इन्वेस्टमेंट्स आप कंसिडर करते हैं, राइट। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंड टाइम दोनों के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो यू विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। तो 12 इंटू 6,000, ये हो गया 72,000। ठीक है, तो ये रुपीज इंटू टाइम, रुपीज इंटू मंथ्स, ऐसा एक नंबर आता है, जिसका रेशियो करने से यू विल गेट कि किस रेशियो में ये लोग
प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। क्लियर है बात? नाउ दिस मल्टीप्लीकेशन विल बी 9000 इंटू एक्स। अब क्वेश्चन बोलता है कि दे स्प्लिट द प्रॉफिट इक्वली। तो अगर ये लोग प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स इक्वल आने चाहिए, तो ही प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, राइट? तो 9000 एक्स एंड 72000 अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स इज 8। एक्स अगर 8 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट बी वॉज इन द बिजनेस फॉर 8 मंथ्स। बी बिजनेस में कितना टाइम था? 8 मंथ्स। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वाज कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन द बिजनेस। तो बिजनेस चालू होने के 4 महीने के बाद अगर इसने ज्वाइन किया होगा, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर वो 8 मंथ तक बिजनेस में होगा। क्लियर है बात? तो आंसर क्या आएगा? 4। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार गलती ये हो जाती है कि आपने आंसर सही कैलकुलेट कर लिया, 8 आया, बट 8 आंसर नहीं है, बट एक्स है। तो बहुत बार हमारी हैबिट होती है कि एक्स की जो वैल्यू आई वही आंसर। क्लियर है? और वो आंसर आप टिक कर देते हैं, और वो फर्स्ट ऑप्शन भी है। क्लियर है? तो ऐसे सिली मिस्टेक्स भी बहुत हो जाते हैं। आप बोल दो कि मैं तो सही करके आया था, पर पता नहीं नंबर क्यों कम आ गए। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस एंड एंड में है, ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है? Okay. So now we will start our next topic, which is set theory. बड़ा ही इजी टॉपिक है। So first thing is obviously what do we understand by set? ठीक है, तो बात नहीं करेंगे। तो what is the meaning of a set? तो set का एक वेग डेफिनेशन, या मतलब सिंपल डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, set is a collection of elements, right? अब ये एलिमेंट्स में क्या हो सकता है? एलिमेंट्स कैन बी नंबर्स, नेम्स, लेटर्स, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो एलिमेंट्स में। तो सम एग्जांपल्स ऑफ सेट। तो सेट को हम बनाते हैं, लिखते कैसे हैं? सबसे पहले एक सेट का नाम दिया जाता है, तो दैट नेम इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेटर्स फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है? तो ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे हम नाम दे सकते हैं। तो वी कैन राइट अ सेट ए विच इज 1 2 3, ये एक सेट है। तो नंबर्स कैन बी द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, और ये जो भी एलिमेंट्स हैं इनके आजू बाजू ये करली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। अगर ये ब्रैकेट्स नहीं है देन इट डज नॉट मेक अ सेट। ये ब्रैकेट्स लगाना कंपलसरी है, ठीक है? यू कैन मेक अनदर सेट बी विच हैज नेम्स लाइक RCB, CSK, राइट? और क्या होता है ऐसे, और 7 8 है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल्सो अ सेट। तो सेट लिखने के दो तरीके हैं। वन इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब यही जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वी राइट अ सेट C विच इज 2 4 6 8 एंड 10, ये एक सेट है। क्लियर है? सो दिस इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 10, है ना? इवन नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, और 10 से कम है या उसके इक्वल है। ये 3 कंडीशंस हैं, राइट? अब ये जो मैंने बोला है वर्ड्स में, इस सेट को हम उसी तरीके से लिख भी सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? तो आई कैन राइट अ सेट C, यही वाला सेट को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। यू कैन से सेट C इज अ सेट जिसका एक एलिमेंट है X, राइट? सच दैट X is a X is an even natural number
राइट, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो ऐसा लिखने से डू वी गेट द सेम रिजल्ट? आपने एग्जैक्टली exactly क्या एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखा, बट आपने उन सभी एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी, एंड देन यू लीव इट टू द रीडर कि तुम हिसाब लगा लो क्या होगा ये। क्लियर है? तो जो भी रीडर है उसके सभी के दिमाग में एक ही बात आएगी कि 2 4 6 8 10 यही हो सकता है। बात समझ आ रहे? कोई भी एम्बिग्विटी है, कोई और इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसका, कोई और एलिमेंट्स आ सकते हैं इसमें। नेचुरल नंबर है, इवन है, तो नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव या जीरो तो आएगा नहीं, राइट। इवन नेचुरल नंबर है तो 10 से छोटे हैं, तो 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर यही 5 हो सकते हैं। क्लियर है बात? सो दिस इज अ डेफिनेशन जो एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स प्रेजेंट करती है, बट ये सेट लिखने का तरीका हमारा अलग हो गया। बात समझ आ रहे हैं? कोई भी डाउट है बोलिए। सो दीज आर टू डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग अ सेट। ठीक है? तो देखिए, अब इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब आप टेबुलर फॉर्म लिख रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन अ सेट। कैसा भी सेट लिख रहे हो, उस सेट के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते। ठीक है? अगर आप टेबुलर फॉर्म लिख रहे हैं तो इफ यू आर राइटिंग दिस सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसमें एक टू और नोट आएगा। ठीक है? द डेफिनेशन should not be subjective। सब्जेक्टिव होने का क्या मतलब हुआ? सब्जेक्टिव का मीनिंग हुआ दैट इट मे चेंज और द आंसर मे चेंज पर्सन टू पर्सन। क्लियर है? दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव। क्लियर? तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं होना चाहिए अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं कि आपका आंसर हर इंसान के हिसाब से अलग अलग है। अगर समझ लो मैं एक लिखता हूं डी, एक सेट लिखता हूं डी इज अ सेट वेयर एक्स इज एन एलिमेंट एंड एक्स इज वेयर एक्स इज टॉप 5 स्पोर्ट पर्संस ऑफ इंडिया। राइट? सो कैन वी हैव सेम आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू? अगर आप सभी को पूछा जाए कि टॉप 5 स्पोर्ट्स पर्संस कौन से हैं इंडिया के, तो आप लोग सभी सेम सेट ऑफ 5 पीपल की लिस्ट बनाओगे? अलग अलग आंसर आ सकते हैं ना, राइट? तो दिस डेफिनेशन इज सब्जेक्टिव, इसके आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं। क्लियर है? दैट इज व्हाई दिस विल नॉट मेक अ सेट। बट ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, इसमें कोई भी इंसान हो जिसको नंबर्स की थोड़ी भी समझ है, वो हमेशा एक ही आंसर निकाल के लाएगा। क्लियर है बात? सो दैट इज व्हाई दैट इज अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है? कोई भी डाउट है बताइए। तो सेट कैसे प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, वो सब समझ आ गया? ओके। देन देयर आर सम डेफिनेशंस। एक होता है कार्डिनल नंबर। ठीक है? सेट के केस में देयर इज समथिंग कॉल्ड कार्डिनल नंबर। अगर एक सेट है ए विच इज 1 2 3 4, तो व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए? बड़ा इजी चीज है ये। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, तो इन दिस केस 4, है ना? कार्डिनल नंबर बस कितना है? जितने उस सेट के एलिमेंट्स हैं, राइट?
सो बड़ा इजी चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट तो ऑब्वियसली ऐसे सेट जिसका कार्डिनल नंबर कुछ है, राइट। फाइनाइट सेट मींस ऐसे सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं, जैसे ये सेट ए था, इट वाज अ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जेड, जेड इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट ना, ये स्टैंडर्ड नाम है। जेड इज अ सेट ऑफ, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स अगर आप लिखते हैं तो कितने हैं फिर? इनफाइनाइट है, राइट। सो यू कैन नॉट काउंट, तो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? सो देयर आर इनफाइनाइट सेट्स ऑल्सो, तो उसका कार्डिनल नंबर नहीं होगा। Then there is another definition which is equal and equivalent sets. So let us say we have sets C, D and E. तो सेट C है 2 4 6 9, सेट D है 2 9 4 6 एंड सेट E है 2 4 6 8। तो व्हाट कैन वी से अबाउट C एंड D? वो दोनों सेम है या अलग है? सेट सी एंड सेट डी वो दोनों इक्वल है या डिफरेंट है? दे आर इक्वल, राइट। ये एलिमेंट्स आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता, इनका ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, राइट। व्हाट मैटर्स इज कि एलिमेंट्स कौन से हैं। तो सेट सी एंड सेट डी दोनों में ही सेम एलिमेंट्स हैं। 2469 यहाँ पे भी है, 2469 इधर भी है। तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि वो है वहां पे। क्लियर? तो आई कैन से सेट सी एंड डी दे आर इक्वल सेट्स। कोई डाउट यहां तक? तो दो सेट्स इक्वल कब होंगे? जब उन दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। फाइन। व्हाट कैन वी से अबाउट डी एंड ई? कैन वी से दैट दे आर इक्वल? इक्विवेलेंट डी एंड ई। हाँ, तो डी एंड ई दे आर नॉट इक्वल सेट्स। क्यों नहीं है इक्वल? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इक्वल सेट्स में सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं है। डी में 9 है और ई में 8 है, तो ये डिफरेंट है, राइट। बट दूसरी चीज ये है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल। फाइन। एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई वो इक्वल है। फाइन, इफ दैट हैपेंस देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर है? तो डी एंड ई, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल, सो डी एंड ई दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट्स होने का क्या क्या कंडीशन है? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 4 6 आइडेंटिकल है, दैट डज नॉट मैटर। 2 4 6 की जगह इट कुड हैव बीन 1 3 5, राइट। तो वो भी डी एंड डी इक्वल तो थे ही नहीं पहले भी, इक्विवेलेंट अभी भी है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज स्टिल सेम, दैट इज व्हाई दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, कोई भी डाउट है बताइए। Then there is something called null set. तो null set, for example, एक सेट हम लिखते हैं सेट A where X is an element and X is the real roots of x square plus 2x plus 10 equal to 0.
हाँ, तो इसमें ये सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? कितने? दो एलिमेंट्स होते हैं सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो दो आंसर आएंगे इसमें। नहीं, क्यों? हाँ, हाँ, तो इसमें हमने लिखा है रूट्स रियल होने चाहिए, बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं नहीं है। राइट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, ये आप लोग को पता होगा। रूट्स रियल कब होते हैं, पता है क्या? व्हेन आर द रूट्स रियल? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन इक्वल टू 0 हो। वो यहाँ पे नहीं है, बी 2 है और सी 10 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा 4 माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू 10। तो ये नेगेटिव है, होगा। अगर ये नेगेटिव है तो इस इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, दैट मीन्स देयर आर नो रियल रूट्स। तो सेट ए में क्या एलिमेंट्स आएंगे? कुछ नहीं। सेट ए डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, है ना? तो अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हाउ डू वी कॉल इट? वी कॉल इट अ नल सेट। तो नल सेट लिखने के दो तरीके हैं, एक तो आप बस ये दो ब्रैकेट्स बना दो और बीच में कुछ ना डालो, तो दैट शोज कि इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये सिंबल है, दिस सिंबल इज कॉल्ड फाई, बट सेट में जब हमने इसको यूज करते हैं तो इट इज ट्रीटेड एज नल सेट। ठीक है, तो सेट ए नल सेट है, वो आप दो तरीके से शो कर सकते हैं, ये एम्प्टी ब्रैकेट शो करके या ये सिंबल यूज करके। ठीक है, कोई भी डाउट है यहां तक बताइए। तो अगर एक सेट लिखते हैं हम ये, तो ये नल सेट है। नल सेट है ना? तो ये नल सेट नहीं है। नल सेट लिखना है अगर आपको, तो सिर्फ ये ब्रैकेट लिखो, बीच में कुछ ना हो। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स के बीच में कुछ था, दैट इज व्हाई इट वाज नॉट अ नल सेट। अगर आपको ये सिंबल यूज करना है तो आप सिर्फ ये सिंबल यूज करो, ब्रैकेट्स ना हो। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स थे, सिंबल तो था बट उसके आजू बाजू ब्रैकेट्स थे, दैट इज व्हाई इट वाज नॉट अ नल सेट। बात समझ आ रही है? तो अगर आपको ये सिंबल यूज करना है फाई, तो सिर्फ वो सिंबल होगा, ब्रैकेट्स नहीं होंगे। और अगर ब्रैकेट्स यूज करें तो ब्रैकेट्स होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। बट इफ यू पुट दिस सिंबल विद इन द ब्रैकेट्स तो ये रॉन्ग हो गया। नाउ दिस इज अ सेट जिसका सिर्फ एक एलिमेंट है फाई। नाउ दिस फाई इज नॉट अ सेट, फाई इज सिंपली एन एलिमेंट, एक सिंबल। ठीक है, बात समझ आ रही है? यहां तक कोई भी डाउट है बताइए। नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेट में यहां तक जितना भी हमने डिस्कस किया उसमें किसी का कोई भी डाउट? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं स्पेशली दोस्त, जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसेट्स। ठीक है, तो जैसे हम लोग नंबर्स में बात करते हैं, एक नंबर है, उस नंबर के फैक्टर्स हैं, फाइन। तो एग्जैक्टली फैक्टर्स वाली बात नहीं है यहाँ पे, बट वैसा ही कुछ है, एक सेट है और उस सेट के फिर सबसेट्स हैं। तो अगर हम एक सेट लिखते हैं, लेट अस से सेट ए, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, तो दिस सेट ए विथ 3 एलिमेंट्स, इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं? तो वो एक क्वेश्चन है, बट उसके पहले क्वेश्चन आएगा कि उसके कौन से सबसेट्स होंगे, राइट? तो इफ यू वांट टू राइट द सबसेट्स ऑफ सेट ए, तो सबसेट लिखने का कंडीशन क्या है? यू राइट अ सेट विद सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ पेरेंट सेट। तो पेरेंट सेट मतलब यही वाला जिसके सबसेट्स हम लिखने का सोच रहे हैं, राइट? तो एक ऐसा सेट अगर आप लिख दो जिसमें इस पेरेंट सेट के थोड़े एलिमेंट्स हो या सारे एलिमेंट्स हो, तो वो सेट उस पेरेंट सेट का सबसेट कहलाएगा। तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा सेट विद सम और ऑल एलिमेंट्स, तो ऑल एलिमेंट्स मतलब वो तो ये सेट खुद ही हो गया। सो दैट मीन्स
दिस सेट इटसेल्फ इज इट्स सबसेट। तो ये सेट खुद भी अपना एक सबसेट है, बट देयर कैन बी सम एलिमेंट्स आल्सो। तो देयर कैन बी अ सेट विद दिस जस्ट वन एलिमेंट। तो इस सेट का एक एलिमेंट वन है, तो अगर सिर्फ वन आप एक सेट में डाल दो तो ये वन वाला सेट भी इसका सबसेट हो गया। ठीक है, इफ यू पुट 2 इन दिस सेट तो ये भी एक सबसेट है, इफ यू पुट 3 इन दिस सेट तो ये भी एक सबसेट है। ठीक है, if you put 1 and 2 in this set, ओके, सो गाइस देयर आर फ्यू अनाउंसमेंट्स। सबसे पहले तो आप लोग प्लीज नोटिस कि देयर आर न्यू कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में जो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसका अपडेट हम ग्रुप्स में डाल रहे हैं। ठीक है, सो कुछ अपडेट्स जो हमने डाले थे कि सबसे पहले एक सिम्बायोसिस में they have started courses related to BBA in AI and BSc in AI which is open for students from all three backgrounds, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के। तो अगर आप AI की फील्ड में कुछ आप करना चाहते हो तो उसमें जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर सिम्बायोसिस SCT तो आप उसी के थ्रू उसमें बस उसके फॉर्म में जाकर ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर सिम्बायोसिस SCT तो उसका खुद का एक एग्जाम होगा, वो देकर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो उसके फॉर्म्स अभी ओपन है। इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू अप्लाई टू दैट तो वो आप लोगों को ध्यान देना है। दूसरा जो हमने ग्रुप में डाला है IPM वाले ग्रुप में, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दिस कि IIM कोझिकोड ने जो है 4 साल का, कोझिकोड इज वन ऑफ द मतलब जो टॉप IIMs में है वैसे है, तो इट हैज स्टार्टेड अ 4 years का अंडरग्रेड कोर्स, BMS का कोर्स उसने स्टार्ट किया है। द एग्जाम डेट इज 22 जून, तो 2 महीने हैं हमारे पास। ठीक है ना, एंड इट इज लाइक जो इसका BMS का कोर्स है, इट्स अ रियली गुड वेल डिजाइंड कोर्स, क्योंकि इसमें ऐसा है कि यू कैन मेजर इन मैनेजमेंट एंड आपको माइनर्स को ऑप्शन मिलेगा इन वेरियस फील्ड्स लाइक AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यू कैन डू अ डबल मेजर एंड माइनर इसमें आप कर सकते हो, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम दैट हैज बीन डिजाइन। अगेन इट विल कंडक्ट इट्स ओन एंट्रेंस एग्जाम विच इज ऑन 22 जून, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट है। 22 मई इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। ओके, सेकेंड नेक्स्ट जो है, आज ही जो नोटिफिकेशन आया है, जो स्टूडेंट्स मुंबई की कॉलेजेस में इंटरेस्टेड है, तो ऑलरेडी अगर आप लोग ने महाराष्ट्र CET का फॉर्म भर चुके हो तो उसके थ्रू मैक्सिमम कॉलेजेस होते हैं। मैंने ये पहले भी जब मैंने अर्लियर एक मुंबई का सेशन लिया था, वहां पे भी मैंने इन्फॉर्म किया था कि HSNC यूनिवर्सिटी जो है जिसके अंडर HR और KC कॉलेज आती है, वो लोग अपना मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, BMS BBA ये सब के लिए बहुत बार एक अलग से भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। एंड आज ही वो नोटिफिकेशन आया है कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट अ सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो HCET विच इज HSNC CET करके जो एग्जाम होता है वो आपको देना रहेगा इफ यू वांट टू अप्लाई टू HR एंड KC कॉलेज। HR और KC जो HSNC यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, जो ये अपना साउथ बॉम्बे के साइड पड़ता है, जय हिंद वाले कैंपस में है ये। इसमें सिंधी माइनॉरिटी रिजर्वेशन भी होता है, सो अगर किसी के पास सिंधी जो है पंचायत सर्टिफिकेट है तो यू कैन इवन अवेल दैट। HCET की जो एग्जाम्स है उसके फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन हो गए हैं, एंड द एग्जाम डेट्स विल बी इन May ऑल्सो, देर आर फ्यू डेट्स, एंड जून में भी कुछ डेट्स है। तो अगर आप phase 1 में अप्लाई करना चाहते हो तो इंक्रीज योर चांसेस, यू नीड टू सिलेक्ट अ डेट ऑन May। तो आई गेस 10, 20th एंड 30th में ये 3 दिन दिए हुए। ठीक है, सो ये चीजें हैं। बाकी जो सारे डिटेल्स है वो हम लोग मुंबई वाले ग्रुप में वी विल बी पोस्टिंग, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि थोड़ा सा ध्यान देकर हम लोग जो भी न्यू कोर्सेज और न्यू कॉलेजेस के बारे में अपडेट कर रहे हैं आप लोगों को, तो बहुत सारे न्यू एज कोर्सेज चालू हो रहे हैं। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंसेस, एनालिटिक्स, कॉम्बिनेशन विद मैनेजमेंट, और ये सब आप लोगों के लिए यूजफुल कोर्सेज रहेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग टॉप कॉलेजेस हम जो टारगेट कर रहे हैं वो तो है ही, बट इफ यू आर कीपिंग समथिंग एज बैकअप्स में भी आप चाहे तो ये न्यू कोर्सेज देख सकते हो, बिकॉज दीज आर इंटरेस्टिंग। Obviously, IIM Kozhikode is not going to be a backup, it's going to be something really competitive, but yes, the rest of the universities जैसे Symbiosis में AI वाला कोर्स बिकॉज फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कंपटीशन कंपेरेटिवली कम होगा। ठीक है ना, बट अगेन सिम्बायोसिस की डिग्री मिलेगी एंड द कोर्स इज समथिंग जो सीखा हुआ नुकसान नहीं करने वाला है हमें। ठीक है, तो ऐसे जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, जो भी हम लोग अपडेट्स दे रहे हैं, कुछ भी कोर्सेज कॉलेजेस आप लोगों को लगता है कि आपको डिस्कस करना है या आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या यू वांट टू सी वेदर इट विल वर्क फॉर यू और नॉट, तो प्लीज कम टू अस एंड डिस्कस दैट। ठीक है, समझो, बट फॉर्म्स भरने में फिर डिले मत करो। क्लियर?
ऑल्सो एट द सेम टाइम आप लोगों को क्लियरली मैंने उस दिन भी क्लास में आकर बोला था कि अब से डेली आफ्टरनून में एक आप लोगों को मॉक पेपर लिखना है. सो आई डोंट सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, मैं देख रही हूँ कि नहीं आ रहे हैं. गाइस दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. थोड़ा सा आलस छोड़ो, ठीक है ना. अभी आप लोगों को आना तो पड़ेगा. हम लोग थोड़ा सा अभी नेक्स्ट वीक से, अभी 2-3 दिन बाद से, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इंस्टेड ऑफ 8:30 इन द मॉर्निंग विल स्टार्ट द क्लास एट 10 इन द मॉर्निंग, ताकि आप लोग थोड़ा सा वो आए. एंड देन फिर कंटिन्यूएशन में आप लोग 2 बजे पहले टेस्ट देकर फिर जाओगे घर, ताकि आप लोगों को 2 बार नहीं आना पड़े. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ 8:30 to 1:30 वी स्टार्ट इट एट 10 एंड 2 क्लासेस होगी बिकॉज सिलेबस आपका ऑलमोस्ट डन है. तो 3 आवर्स आप लोगों का रिविजन और प्रैक्टिस चलेगा एंड उसके बाद एक आप लोग जो है टेस्ट देके फिर आप लोग घर जाओगे, सो दैट यू गाइस डोंट हैव टू ट्रैवल ट्वाइस. ओके. बट टेस्ट देना इज मैंडेटरी. वो चीज में आप लोग नहीं मतलब कंजूसी कर सकते हो बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. क्लियर. तो अभी और जो फॉर्म्स निकले हैं अभी एक सिम्बाइसिस में अपडेट्स है. ठीक है. एट द सेम टाइम आई एम कोजिकोड का फॉर्म नया निकला है एंड HCET का फॉर्म नया निकला है. तो हम लोग ग्रुप में डाल देंगे जिनको भी वो फॉर्म भरना है, कॉमन हम बुलाएंगे सबको एक साथ एंड यू कैन कम फॉर द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. क्लियर है. किसी को कुछ कंफ्यूजन? एंड इसके अलावा भी जैसे 3 को अभी आज और कल में ही अपडेट्स हैं, उसके अलावा पहले भी IIM शिलोंग का फॉर्म जो इसी साल स्टार्ट हुआ है, IIM शिलोंग का एक न्यू कोर्स है, तो वो भी एक अपडेट आप लोग के पास पहुंचा है कि नहीं पता नहीं, ग्रुप में कौन डाला है, तो दिमाग में आया कि नहीं आया. जिन्होंने भी IP मैट इंदौर का फॉर्म भरा है, एज एन ऑप्शन आप लोग शिलोंग का फॉर्म भर सकते हो. उसका जब फॉर्म लॉन्च होगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे. अभी राइट नाउ इट हैज नॉट बीन स्टार्टेड. बट एट द सेम टाइम आपको समझना है जो भी स्टूडेंट्स IP मैट दे रहे हैं गाइस, सिर्फ IP मैट का फॉर्म भरने से नहीं होता है. आप लोगों को जो ये कोर्सेज कॉलेजेस है साथ में उनके भी फॉर्म्स आपको भरने पड़ेंगे. ठीक है. तो ऑलरेडी कुछ कोर्सेज के तो खत्म हो चुके हैं. ग्रुप में काफी बार रिमाइंडर आया था, रांची का, अमृतसर का, इनका तो खत्म हो चुका है. शिरमौर का जो है 25th इज द लास्ट डेट. ठीक है. तो शिरमौर का 25th इज द लास्ट डेट. उसके बाद जो बाकी कॉलेजेस है, शिलोंग का भी स्टार्ट होगा तो वो इन्फॉर्म करेंगे. निरमा का ऑलरेडी इन प्लेस है. तो गुजरात में अगर स्टूडेंट्स निरमा को जो IP मैट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, बाकी जो बच्चे जिन्होंने IP मैट नहीं दे रहे, अगर आपको निरमा में अप्लाई करना है एंड इफ यू आर फ्रॉम गुजरात यू कैन अप्लाई टू द 20% गुजरात कोटा, बट बोर्ड्स में मिनिमम 90% चाहिए आपको उसके लिए. ठीक है. 90% होगा तो वी कैन फिल द फॉर्म. फिर कट ऑफ अगर क्लियर होता है तो दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू एंड एवरीथिंग. गाइस थोड़े से बैकअप रखो. एक फॉर्म भर भर के बैठे हो आप लोग, 2 फॉर्म भर भर के बैठे हो. किसी बने में IMS भर दिया, सिर्फ महाराष्ट्र CET भर दिया एंड हो गया काम अपना. यार ठीक है, अगर इनमें हो जाता तो हम इन्हीं में जाएंगे. बाकी चलो अपना एटलीस्ट बैकअप की तरह 1-2 सोच के तो रखो. कोई प्लान भी आप लोगों का है कि नहीं है? मतलब फिर आप लोग मेरे पास 15-20 दिन बाद आओगे, महीने भर बाद आओगे, जब रिजल्ट आ जाएगा कि मैम मेरा इसमें 1 मार्क से रह गया, 2 मार्क के रह गया, तो वो आपको अपने आप को तसल्ली देने की बात है. किसी को फर्क नहीं पड़ता आपका 1 मार्क से रहा, 2 मार्क को. कॉलेज वालों का जो कट ऑफ है वो रहेगा. और हमारी बेवकूफी थी कि हमने टाइम रहते इतने अनाउंसमेंट्स के बावजूद भी एक स्पेयर फॉर्म भरने की हमने जरूरत नहीं समझी. बिकॉज आपको क्या समझना है, प्लान बी यहां से सीधा सूरत नहीं होना चाहिए ना. मतलब बीच में दे रहा मल्टीपल गुड ऑप्शंस जिनमें आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हो. एंड लुक फॉर न्यू एज कोर्सेस एटलीस्ट. मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि जब आप कोई एकदम टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना, तो वहां पे आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो या जनरल कोर्सेज भी कर सकते हो. ठीक है. बट अगर हम लोगों को बैकअप में हमें कोई एक समझ लो लेवल 1 वाले, लेवल 2 वाले कॉलेजेस हमें रखने पड़ रहे हैं, 1-2 बैकअप के हम फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां पे वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन कोर्स. वहां पे कुछ हम ऐसा नया सीखने की कोशिश करेंगे जो सच में हमारे लिए बहुत वैल्यू एडिशन वाला रहेगा. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जनरल BCom BBA ऐसे Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस के, बट आई वुड रिकमेंड गो फॉर सम जैसे जो है स्पेसिफिक कोर्सेस जिसमें आप कुछ एक्चुअली में कुछ वैल्यू एडिशन सीख के तो आओगे. एक्स्ट्रा कोर्सेज कर करके जो हम सीखने का सोच रहे हैं वही कॉलेज में सीख के आओगे. सो गाइस थोड़ा सा है ना इस चीज को सीरियसली लो. मतलब आप लोगों ने, मुझे नहीं पता है आप लोग कितना इस चीज के बारे में सोच रहे हो. सिर्फ 1-2 फॉर्म्स भर भर के बैठे हो टॉप कॉलेजेस के जिनके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं. यू डोंट हैव एनी प्लान बी इन प्लेस. दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. गुजरात वाले जो स्टूडेंट्स है, अगर आप सूरत का ऑप्शन, अहमदाबाद का ऑप्शन, लोकल जो कॉलेजेस है वो अगर आप ऑप्शन रखना चाह रहे हो ऑनलाइन में, आउट ऑफ गुजरात वाले स्टूडेंट्स नहीं, बट गुजरात, तो GCAS का फॉर्म इज ऑलरेडी आउट. GCAS होता है गुजरात कॉमन एडमिशन सिस्टम. तो जैसे VNSGU है, ये सब में अगर आपको अप्लाई करना हो ना,
तो उसके लिए जीकास का फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है। जैसे आपको अगर यहाँ पे एसडी जैन में पढ़ना है, डीआरबी में पढ़ना है, एसपीबी में पढ़ना है, ये सब में अगर आपको पढ़ना है तो जीकास का पोर्टल आप लोगों को फिल कर जाकर आपको वहां पे रजिस्टर करना होता है। ठीक है ना? तो जीकास के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट है। तो अगर कोई बैकअप में ऐसा है कि फिर हम सूरत ही देख रहे हैं, या फिर बड़ौदा, अहमदाबाद, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा है, या फिर अगर आपको सेंट जेवियर्स अहमदाबाद है, ठीक है, जो आपका गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, ये सब जो लोकल यूनिवर्सिटीज है, वल्लभ विद्यानगर में है, सेमकॉम करके कॉलेज है बीबीए की, तो ये सब जो कॉलेजेस है जो गुजरात के लोकल कॉलेजेस है, नॉट प्राइवेट, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक सेमी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड या वैसे होते हैं। तो अगर आपको इनमें अप्लाई करना है तो GCAS करके एक फॉर्म आएगा, वो रजिस्ट्रेशन चालू है, अभी खत्म नहीं हुआ है, वो तो बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद ही उसमें पूरा प्रोसेस होता है, बट रजिस्ट्रेशन तो कर दो। अगर आप गुजरात को ही एज एन ऑप्शन देख रहे हो तो रजिस्ट्रेशन तो कर दो। अगर कोई और स्टूडेंट किसी दूसरे स्टेट के हैं यहाँ पे अगर अभी ऑनलाइन, तो आपके भी स्टेट का जो लोकल है अगर आपको वो भरना है तो वो भी भर के छोड़ो। ठीक है? तो गाइज प्लीज मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मेरे पास फिर आप लोग है ना बाद में ये मत आना कि मैम कोई और फॉर्म भरा हुआ नहीं है, ये हुआ नहीं है, अभी हम लोग क्या करें। अब घर वाले बोल रहे हैं कि इधर भी जाना हो तो चले जाना, पहले तो मना कर रहे थे। तो बैठो घर वालों के साथ, डिस्कस करो एंड फॉर्म्स तो भर के छोड़ो। होगा नहीं होगा, जाना है नहीं जाना, हो जाएगा, तुम रिजेक्ट कर देना सामने से, नहीं आना मुझे, पर बुलाने तो दो पहले। ठीक है ना? तो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड उसके बाद फिर और कुछ भी डिस्कशन करना हो रिगार्डिंग कोर्सेज कॉलेजेस, वी आर हियर, जस्ट कम टू अस एंड डिस्कस। मैं हर बार आके बोलती हूँ आकर मिलो, बात करो, बट आई हार्डली सी पीपल कमिंग एंड टॉकिंग टू मी। मतलब बैठे हैं ना हम लोग गाइड करने के लिए, तो व्हाई आर यू नॉट यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्स? ठीक है? तो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। एंड जो भी अभी नए फॉर्म्स निकले हैं उनके डिटेल्स और उसको भरने का सेशन कब है वो आप लोग ग्रुप में डाल देंगे, तो प्लीज कम एंड फिल द फॉर्म्स अकॉर्डिंगली। थैंक यू। हाँ आप सुन लो वापस, बैक टू मैथ। तो देखिए वीवर, बात नहीं प्लीज, वी वर टॉकिंग अबाउट सबसेट्स, बात नहीं, वी वर टॉकिंग अबाउट सबसेट्स, राइट। तो सबसेट क्या होता है? कोई भी सेट का एक ऐसा सेट जिसमें इसी सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं या सारे हैं, राइट। सो व्हेन वी से सम एलिमेंट्स, तो सम एलिमेंट्स में वन एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे हमने लिखा या तो एक सेट में वन आ गया या टू आ गया या थ्री आ गया, दो भी आ सकते हैं, वन टू और टू थ्री और वन थ्री, एंड देयर कैन बी ऑल ऑफ देम। और ऐसा भी हो सकता है व्हेन वी से सम, तो देयर कैन बी अ सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आवे। ठीक है? सो टोटल कितने सबसेट्स हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 सबसेट्स हो गए। क्लियर है बात? तो अब इसमें जो भी आप सबसेट लिखेंगे, इसमें दो सेट हमेशा आएंगे, राइट। सबसेट्स ऑफ एनी सेट, इसमें हमेशा दो सेट तो कंपलसरी आएंगे, द सेट इटसेल्फ एंड द नल सेट। ठीक है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो भी एक सबसेट होगा, वो कोई भी सेट का सबसेट होगा। जैसे वन इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, वन हमेशा सारे नंबर्स का फैक्टर है, वैसे ही नल सेट सारे ही सेट्स का सबसेट है। और वो सेट खुद, कोई भी नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है, वैसा ही कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट भी होता है। ठीक है? तो ये दो तो हमेशा आएंगे, उसके अलावा बाकी और सबसेट्स आ सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक सेट है बी such that NB is 4, right? Number of elements of set B is 4. So what is the number of subsets of B? Set B के कितने सबसेट्स बनेंगे? क्वेश्चन समझ आ गया? जैसे ऊपर था एक सेट A,
ये था सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो उसके टोटल 8 सबसेट्स बने थे। फाइन, यू कैन काउंट देम, ये 8 सबसेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अगर एक सेट है जिसके 4 एलिमेंट्स है, तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? तो इसका सिंपल आंसर होता है 2 पावर n। 26 नहीं, 26 नहीं, 16 कहना चाह रहे होगे शायद तुम विवान। ठीक है, तो आंसर इज 16। इन दिस केस 2 पावर 4, तो 16 होगा। क्लियर है? सो नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2 पावर n, वेयर n इज, n क्या है? कार्डिनल नंबर। तो कोई भी सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, वो नंबर आप पावर में डाल दो, तो दैट बिकम्स द नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो अगर n 4 है तो 2 पावर 4 16 हो गया, n 3 है तो 2 पावर 3 8 हो गया, n 2 है तो 2 पावर 2 4 हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब लेट अस से देयर आर टू सेट्स A and B. A is 1 2 3 4 and B is 2 4. So can we say that B is a subset of A? B A का सबसेट है। A के 2 एलिमेंट्स B में है। सबसेट की यही कंडीशन है कि पेरेंट सेट के कुछ एलिमेंट्स सबसेट में होने चाहिए और उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो कोई और एलिमेंट तो है ही नहीं, 2 एलिमेंट जो है वो दोनों पेरेंट सेट में भी है, तो दिस इज अ सबसेट। तो वी कैन से B इज अ सबसेट ऑफ A, right? Now this line can also be written as this: B is a subset of A. ठीक है? क्या डंडी नहीं आती? तो प्रॉपर सबसेट ही है। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर सबसेट बताने देते हैं। तो बी इज, तो ये सिंबल आपको यूज करना है सबसेट के लिए, राइट? तो ये सिंबल क्या है? आप सी लिखते हैं, ये सी को थोड़ा सा डीप कर दो और एक नीचे लाइन बना दो, तो दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। तो अभी देखिए एक चीज और है, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ऑल द सबसेट्स एक्सेप्ट द पेरेंट सेट, राइट? तो पेरेंट सेट खुद खुद अपना एक सबसेट होता है, तो अगर आप उसको हटा दो तो बाकी जो बचे दे आर ऑल प्रॉपर सबसेट्स। फाइन, तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल है ये। क्लियर? तो यहां पे जो हमने ऊपर लिखा था, एक सेट है ए दैट इज 1 2 3 4 एंड दूसरा सेट है बी दैट इज 2 4। तो ये बी एंड ए दे आर नॉट इक्वल, बट बी इज अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ? एनी सबसेट जो पेरेंट सेट के इक्वल नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट है। फाइन, तो वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ये भी चलेगा। बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, और बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या है? अगर मैं बोलता हूं एक सेट है ए, लेट अस से 1 2 3, तो राइट बी
such that B is a proper subset of A. तो अगर आपको B लिखना है तो B के क्या क्या सेट्स हो सकते हैं? इट कैन बी अ नल सेट, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, और इट कैन बी दिस। ठीक है, थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, और बस इतना ही हो सकता है प्रॉपर सबसेट में, भी इतना ही आएगा। अगर मैं आपको बोलता हूं राइट C such that C is a proper subset of A. C is a subset of A, right? तो C is a subset of A, तो इसका मतलब हुआ C can be null set, this set, this set, also the parent set. ठीक है, तो C सारा कुछ हो सकता है। बात समझ आ रहा है? तो ये दोनों सिंबल्स का ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट है तो पेरेंट सेट नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। यहाँ पे ये सबसेट है तो सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट्स भी आएंगे और पेरेंट सेट खुद भी आएगा। क्लियर है? तो सारे पॉसिबल है। कोई भी डाउट है यहां तक बताइए? नहीं? ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। तो जब आपने बचपन में नंबर्स पढ़े थे तो शायद एक साल आपने सिर्फ नंबर्स लिखना सीखा होगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर आपने उनका प्लस माइनस करना सीखा होगा। दैट वाज एल्जेब्रा ऑफ नंबर्स, राइट? तो अब क्योंकि आप लोग थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, अभी इतना टाइम नहीं लगता है, तो आप एक ही घंटे में सेट लिखना सीख भी गए, अब उसका एल्जेब्रा भी सीख रहे हो, राइट? तो व्हेन वी टॉक अबाउट एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, तो यहाँ पे भी वैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन है जैसे नंबर्स में थे, बट ऑफ कोर्स क्योंकि ये थ्योरी डिफरेंट है तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो अगर दो सेट्स हैं ए एंड बी, वेयर ए इज 2, बात नहीं यार, 2 4 6 8 एंड बी इज 1 2 3 4, तो इफ यू वांट टू राइट a minus b and also if you want to write b minus a, तो ये दोनों ही सेट आएंगे, a माइनस बी का क्या रिजल्ट आएगा? a माइनस बी विल बी ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a जो b के अंदर प्रेजेंट नहीं है, राइट? a माइनस बी का मतलब हुआ कि आपने a में से वो एलिमेंट्स हटा दिए जो b के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो a में कौन से एलिमेंट्स हैं जो b के अंदर भी प्रेजेंट है? 2 and 4। तो 2 and 4 जो एलिमेंट्स है वो b के अंदर भी प्रेजेंट है तो वो हटा दो। तो a माइनस बी का मीनिंग हुआ कि यू रिमूव b आउट ऑफ a। तो a के अंदर b के जो भी ट्रेसेस हैं वो सब हटा देते हैं, तो वॉट एवर इज लेफ्ट इज a माइनस बी, सो दैट इज 6 8। ठीक है, b माइनस a का मीनिंग हुआ ये रिमूव a आउट ऑफ b। तो b में a का कुछ ट्रेसेस है क्या? तो यहाँ पे 2 4 था, यहाँ पे भी 2 4 है, तो b में से अगर आप 2 4 हटा दो तो बाकी जो रहेगा वो b माइनस a होगा। दैट मीन्स इट विल बी 1 3। ठीक है, 3 1 भी लिख सकते हैं और 1 3। कोई डाउट है? बात नहीं है? So a minus b is 6 8, b minus a is 1 3। ठीक है, so that is how we can perform subtraction or the difference of two sets। अगर a और b में कुछ कॉमन ना हो, राइट, अगर a एंड b में कुछ कॉमन ना हो तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू a ओनली, राइट? a माइनस b कैन बी इक्वल टू a if a and b have no common elements।
समझ आ रहा है क्या? अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो वी कैन से ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन ये दो चीजें और पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हम लोग कल करेंगे। तो अगर दो सेट हैं ए एंड बी, वापस से वही दोनों 1 2 3 4 एंड 2 4 6 8, सो ए यूनियन बी, राइट? यहां भी देख ले थोड़ी देर। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए एंड बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए यूनियन बी में आ जाएंगे, राइट? इफ देयर आर टू एलिमेंट जो रिपीट हो रहे हैं तो उनको एक ही बार लिखना है। तो 1 अपीयर्स ओनली वंस, 2 दोनों जगह है तो एक ही बार आएगा, 3 एक ही जगह है तो एक ही बार आएगा, 4 दोनों तरफ है तो एक ही बार आएगा, 6 एंड 8 वो तो एक ही बार है, राइट? सो एनी एलिमेंट विच रिपीट्स ट्वाइस, दोनों जगह है वो एक ही बार लिखना है। यू कैन नॉट हैव टू रिपीटेड एलिमेंट्स, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता। तो इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स तो आपको उसको एक ही बार लिखना है, और इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ देम तो भी वो एक ही बार आएगा। क्लियर है बात? सो ए यूनियन बी में ए एंड बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब एक ही सेट में आ जाएंगे। कोई डाउट है इसमें बताइए? अगर आपको सिर्फ ये पता लग रहा है कि ए एंड बी में कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन है, देन इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ये जो सिंबल है दैट इज द सिंबल ऑफ यूनियन। ठीक है, यू रीड दिस एज ए यूनियन बी, आप इसको ऐसा पढ़ते हैं। क्लियर? सिमिलरली देयर इज अनदर ऑपरेशन ऑन सेट्स जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगर वापस से यही सेम एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 2 4 6 8, तो ए एंड बी के कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, अगर आपको ये हिसाब लगाना है, ये पता लगाना है, तो जो दो एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं बस वो आप पिक कर लो। तो 2 एंड 4 आर द कॉमन एलिमेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी इज 2 4, राइट? ये सिंबल जो यू को उल्टा करके बनाया गया है, दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो आप इसको पढ़ते कैसे हो? यू रीड दिस एज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या रिजल्ट्स आएंगे? वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो अगर समझ लो ए है 1 2 एंड बी है 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? नल सेट। फाइन, कुछ एलिमेंट कॉमन है ही नहीं तो यू कैन नॉट हैव एनीथिंग हियर, तो इट विल बी अ नल सेट। ठीक है, कोई भी डाउट है यहां तक बताइए? फिर एक लास्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसके लिए देयर हैज टू बी अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिवर्सल सेट है, राइट? एंड देन देयर इज अनदर सेट गिवन दैट इज ए विच इज 1 3 5। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा? इट इज कॉल्ड ए डैश और ए सी। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग है ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लिखते हो? यू राइट ऑल दोज एलिमेंट्स जिनको ए के साथ क्लब करें तो यूनिवर्सल सेट बन जावे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में आप क्या लिखते हैं? यू राइट ऑल दोज एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट सेट, जिसको अगर ए के साथ क्लब करें तो यू शुड गेट दिस यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए क्या क्या चीज की कमी है यहाँ पे, वो बस यहाँ पे डाल दो। सो दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे टू मेक दिस। ठीक है, तो 1 3 5 के अलावा बाकी जो यहाँ पे है वो सब यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो 2 4 6 एंड 7, सो दैट बिकम्स ए कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, कोई भी डाउट है बताइए, रिपीट करना है, इजी है सेट थ्योरी, कोई भी चीज में मुझे लगता है कोई चैलेंज नहीं आया है अभी तक, राइट। तो अभी इसमें वैन डायग्राम वाला पार्ट बाकी है जो आज नहीं कर सकते, टाइम हो गया है, ठीक है। सो वैन डायग्राम वाला पार्ट वी विल डू दैट टुमारो। फाइन। वैसे आप लोग ने शायद एलआर में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, वो सिलोजिज्म्स वाला आया था, है ना, बट ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो यू कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज का होमवर्क आज आपका कुछ नहीं है, तो पहले के जो भी होमवर्क पेंडिंग है वो आप कर सकते हो। समय वैसे है नहीं आप लोग के पास, मुझे पता है बहुत बिजी रहते हो, है ना, बट अगर फिर भी कभी समय निकाल के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पहले का सारा होमवर्क बाकी है ना, कोई होमवर्क कुछ करके नहीं आता है, ठीक है। तुम लोग भी नहीं कर रहे हो आजकल तो होमवर्क, ठीक है, ओके देन। तो वी विल टेक अ ब्रेक, 15 मिनट्स में वापस क्लास स्टार्ट होगी। हाँ